रिवाइज रिटर्न सेक्शन 139 विद इन ब्रैकेट 5। रिवाइज रिटर्न का मतलब क्या है? देख, अगर यहाँ पे मैं डेफिनेशन के तौर पे पढ़ूं तो, अच्छा डेफिनेशन नहीं, ऐसे नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं। रिवाइज रिटर्न का मतलब होता है जब रिटर्न ऑफ इनकम तुम सबमिट किया, तुम्हारा इनकम हुआ, ठीक है, और तुम गवर्नमेंट को वो रिटर्न फाइल कर दिया, लेकिन बाद में तुमको पता चला कि देर आर सम मिस्टेक्स एंड यू वांट टू रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स। तुम मिस्टेक्स को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहता, बिकॉज मिस्टेक अगर होता है तो हो सकता है कि वो मिस्टेक तुमको रिजल्ट हो कि ज्यादा टैक्स तुमको देना पड़े। सो यू वुड वांट टू रिवाइज योर रिटर्न, ठीक है, टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। अब हम लोग यहां से पढ़ते हैं लॉ में क्या लिखा है। विच रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड इफ एनी पर्सन। अच्छा, सबसे पहला बात है, अच्छा यहां पे हम लोग एक एक करके पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1, विच रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड। अच्छा, रिवाइज किसे किया जा सकता है? ऑब्वियसली हम लोग रिवीजन तभी करते हैं जब हम लोग प्रिपरेशन किए हुए हैं, राइट। विदाउट रिवीजन हम लोग तो बहुत टाइम पे प्रिपरेशन को रिवीजन दोनों मिक्स करके चले जाते हैं एग्जाम में। लेकिन यूजुअली यहाँ पे इनकम टैक्स में बोला जाता है कि आप उसी इनकम रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं जिसको आपने नॉर्मल रिटर्न सबमिट किया हुआ है, ठीक है। सेक्शन 139(1) के हिसाब से अगर ड्यू डेट के अंदर अंदर, द ड्यू डेट फॉर अस इंडिविजुअल्स के लिए 31 जुलाई है, 31 जुलाई के अंदर अंदर तुमने रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट किया, और वो रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट करने के बाद में पता चला कि उसमें कुछ मिस्टेक है, ठीक है, तब सेक्शन 139(5) में बोलता है कि नाउ यू कैन रिवाइज, ठीक है। तुम ये नहीं बोल सकता कि अरे सर गलती था इसलिए मैं सबमिट नहीं किया रिटर्न, तो वो लेट रिटर्न कहा जाएगा, उसे रिवाइज नहीं कर सकते तुम, ठीक है। सो इफ एनी पर्सन हैविंग फर्निश्ड अ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) और 139(4), मतलब लेट सबमिशन अगर करता है तो भी चलेगा। तुम देरी से सबमिट किया रिटर्न ऑफ इनकम, उसको भी तुम रिवाइज कर सकता है, लेकिन तुमको रिवीजन तभी पॉसिबल है जब तुम एक्चुअल में एक बार सबमिट किया है। So you discover any omission or any wrong statement therein, you may furnish a revised return from the assessment year 2017-18. Even a belated return submitted under section 139(4) can be revised. पहले लेट रिटर्न को अलाउ नहीं किया जाता था, ठीक है, अब लेट रिटर्न को अलाउ किया जाता है। देखो मैं क्या यहाँ पे समझा रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारे रिटर्न फाइलिंग में, रिटर्न क्या होता है, रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब होता है यू आर सबमिटिंग डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ योर इनकम, कि तुमको कितना इनकम हुआ है फ्रॉम डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। यू हैव सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, देन बिजनेस प्रोफेशन, देन कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेस। ये पांचों हेड में से किस किस हेड में तुम्हारा कितना इनकम हुआ है, you are submitting that details to the government. Now either you have submitted that details of income as per section 139 within bracket 1, वो क्या कहता है कि you are required to submit your return of income within due date, which is 31st of July for individual, 30th of September for company and firms, and 30th of November whose income need to be audited, ठीक है, टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है, वो अलग है, ठीक है। सो अगर तुम नॉर्मली अपना रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट किया है तो तुम रिवाइज कर सकता है। किस लिए रिवाइज करेगा? रीजन क्या है? रीजन है रिवीजन का पॉइंट नंबर 1 हो सकता है तुम्हारा कुछ ओमिशन है। ओमिशन मतलब क्या? तुम कुछ लिखना भूल गया, ठीक है। दूसरा रीजन हो सकता है कि तुम्हारा कुछ मिस्टेक है, तुम उसको रेक्टिफाई करना चाहता है, ठीक है। ओमिशन को क्या है, तुम वापस रीराइट करेगा, मतलब रीराइट नहीं करेगा, एंट्री करेगा, ठीक है। और जो मिस्टेक है उसको तुम रेक्टिफाई करेगा, यही तो है, यही तो तरीका है ना। तो ये दोनों चीज तुम करना चाहता है तो तुम कर सकता है सेक्शन 139(5) के हिसाब से, ठीक है। कब कर सकता है? प्रोवाइडेड तुम 139(1) में सबमिट किया है या फिर 139(4) में सबमिट किया है। याद रखना 4 मतलब हो गया बिलेटेड रिटर्न, पहले अलाउड नहीं था, पहले पनिशमेंट दिया जाता था लोगों को कि आपने समय पे रिटर्न नहीं सबमिट किया तो आपको रिवीजन करने भी नहीं दिया जाएगा।
2017-18 मतलब हाल में पिछले ही साल से ये अलाउ किया गया है, ठीक है ना। ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट किसे कहते हैं? रिवाइज रिटर्न कैन बी फाइल्ड ओनली इफ द एसएससी डिस्कवर्स एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फाइल इन द रिटर्न ओरिजिनली फाइल्ड। आपने जो ओरिजिनल फाइलिंग किया है उसमें मिस्टेक या ओमिशन है तो ही आप करेंगे। टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट क्या है? किस टाइम के अंदर तुम रिटर्न को रिवाइज कर सकता है? तो रिवाइज रिटर्न कैन बी फाइल्ड एट एनी टाइम बिफोर द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ईयर और असेसमेंट। अब दोनों का मतलब क्या हो गया? ये कंफ्यूजन वाला बात हो गया है कि नहीं? बहुत टाइम पे क्या होता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर वांट्स डिटेल्ड असेसमेंट, डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, है ना। वो चाहता है कि हमारा जो भी इनकम हुआ है ना उसका डिटेल कच्चा चिट्ठा आप लेके आइए, आपका इनकम को हम लोग वेरीफाई करेंगे, ठीक है, शुरू से अंत तक। उसे कहते हैं हम लोग असेसमेंट, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग असेसमेंट। तो या तो तुम अपना जो मिस्टेक है उसको रेक्टिफाई कर लो ये असेसमेंट के पहले पहले, या फिर तुम्हारा टाइम लिमिट है असेसमेंट ईयर का 31 मार्च, ठीक है, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ईयर। इसके बीच में आप तुमको जो रिवीजन करना है भैया कर लो, उसके बाद तुमको अलाउ नहीं किया जाएगा। फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 a revised return can be filed up to March 2021। मतलब फॉर दिस ईयर, है ना, हमारे लिए कौन सा ईयर है? मतलब मैं कहना चाहता हूं हमारा ईयर क्या है? राइट, मतलब हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 2019, राइट, एंड असेसमेंट ईयर है हमारा 2020-21। तो रिवाइज्ड रिटर्न का टाइम लिमिट हमारे लिए हो गया, रिवाइज्ड रिटर्न, यस, रिटर्न हो गया मेरा 31/3/2021। ये मेरा लास्ट डेट है। इसके पहले पहले तुम्हारा जो भी मिस्टेक है ना वो तुम गवर्नमेंट को बता सकता है, ठीक है। अच्छा जी, गलती बताने में कितना डेट मिस किया? मैं तो गलती जानबूझ के लिखा अच्छा जी, ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है। डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट रिटर्न। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिफेक्टिव रिटर्न और इनकम्प्लीट रिटर्न, ठीक है। इनकम्प्लीट रिटर्न सेक्शन, सेक्शन को ऊपर लिखते हैं, सेक्शन 139 विद इन ब्रैकेट 9। बुक तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा, ये सेक्शन 139(9) में जो डिफेक्टिव रिटर्न या इनकम्प्लीट रिटर्न है ये क्या है? देखो बहुत टाइम पे क्या होता है ना कि जो असेसिंग ऑफिसर है उसे दिखता है कि ये तुम्हारे रिटर्न में कुछ मिस्टेक्स है, कुछ गलती है, या तो तुमने डिटेल ओमिट कर दिया है या फिर देर आर मेजर डिफेक्ट्स इन योर रिटर्न ऑफ इनकम, इन योर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। You have to rectify it within a period of 15 days as given by the assessing officer। और assessing officer तुमको और थोड़ा टाइम बढ़ा के भी दे सकता है, वो उसके डिस्क्रिशन में है, वो डिसीजन लेगा वेदर 15 डेज का जो रूल है इनकम टैक्स एक्ट में वो तुम्हें अप्लाई वो दिया जाए या ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, ठीक है ना। जो भी टाइम दिया जाए उस टाइम के भीतर भीतर विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 15 days और एज extended period of time given by assessing officer, you have to rectify your defects in present in your return of income, ठीक है, समझ में आया ना। सो जब वो तुम रिटर्न ऑफ इनकम जो भी डिफेक्ट है तुम्हारा उसको तुम रेक्टिफाई कर लिया तो उसे हम वैलिड रिटर्न मान लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यहाँ पे बता देता हूँ, लिख देता हूँ थोड़ा सा पॉइंट कि मिस्टेक /
डिफेक्ट, ठीक है, appearing in return filed by टैक्स पेयर, ठीक है, टैक्स पेयर ने जो भी रिटर्न फाइल किया है उसमें मिस्टेक या डिफेक्ट रिवील कर रहा है, पता चल रहा है, ठीक है। सो असेसिंग ऑफिसर So assessing officer gives 15 days of time to rectify ठीक है, 15 days of time to rectify the mistake, ठीक है, the mistake. Once rectified, the return is considered as valid, ठीक है। If the tax payer did not rectify the mistake slash defect within 15 days or extended time so given by assessing officer, then the return is considered as invalid and the taxpayer required to submit fresh return, ठीक है। तो ये एक पनिशमेंट है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो टैक्स पेयर है वो अगर टाइम के अंदर अंदर, ठीक है, टाइम के अंदर अंदर अगर वो रिटर्न में जो भी मिस्टेक है वो अगर रेक्टिफाई नहीं करता है तो फिर उसे हम लोग डिफेक्टिव ही मानेंगे, इनवैलिड मान लेंगे, ठीक है। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि सेक्शन 139(9) में क्या बोल रहा है कि डिफेक्टिव रिटर्न किसे कहते हैं। डिफेक्टिव रिटर्न किसे कहते हैं? अगर कोई भी रिटर्न ऑफ इनकम में कोई मिस्टेक है, कोई ओमिशन है, उसे हम लोग डिफेक्टिव रिटर्न कहेंगे, प्रोवाइडेड वो मिस्टेक जो है टैक्स पेयर सुधारा नहीं, रेक्टिफाई नहीं किया, ठीक है। इनकम टैक्स ऑफिसर उसे 15 दिन का टाइम देता है या फिर कुछ और ज़्यादा टाइम भी दे सकता है अगर टैक्स पेयर रिक्वेस्ट करे तो। अच्छा, यहाँ पे ये जो 15 दिन का भी टाइम है ना, वो भी टैक्स पेयर रिक्वेस्ट करेगा तो ही मिलेगा उसे रिटर्न में जमा देना पड़ेगा कि आई वॉन्ट एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 15 डेज और एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 30 डेज टू रेक्टिफाई द मिस्टेक। अगर नहीं करता है वो एप्लीकेशन तो फिर कोई टाइम नहीं मिलेगा, डिफेक्टिव रिटर्न पकड़ लिया जाएगा उसे और इनवैलिड रिटर्न मान लिया जाएगा, एज इफ तुमने कभी रिटर्न सबमिट ही नहीं किया, एज इफ तुमने कभी हिसाब ही नहीं दिया गवर्नमेंट को कि तुम्हारा कितना इनकम है, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत कुछ डिटेल्स भरना पड़ता है, मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। बस तुम लोग का रिटर्न ऑफ इनकम हो गया। अभी तुम लोग का और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि पैन नंबर क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। अच्छा, पैन नंबर क्या होता है, परमानेंट परमानेंट अकाउंट नंबर क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर
ठीक है। अच्छा, अरे तो फटा पूरा नया कोई अकाउंट नया अकाउंट डालना परमानेंट कहाँ से उठाया तो पड़ा अकाउंट नंबर, बड़ा इतना चौचक ठीक है। सेक्शन 139A। अच्छा, कोई भी एग्जाम हो, चाहे बीकॉम, सीए, सीए में कोई भी एग्जाम हो, ये टॉपिक इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कोटिंग है, राइट। यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे कि किस किस सिचुएशन में हम लोग को परमानेंट अकाउंट नंबर जो है कोट करना पड़ता है। एकदम इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग उस नंबर को ना बताएं, हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर को ना बताएं, तो फिर हमें वो ट्रांजैक्शन करने नहीं दिया जाता है। सब बैंक में 50,000 के ऊपर। वो तो तुम लोग को वापस से एक बार रिपीट करता हूँ। तो क्या क्या है, हम लोगों ने क्या देखा कि परमानेंट अकाउंट नंबर हम लोग कब कब कोट करना कंपलसरी है। इसके बिना हम लोग को जो माना नहीं जाएगा कि तुमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी, हाँ, जब भी इनकम टैक्स आईटी रिटर्न, ये मैंने नहीं पढ़ा अभी लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, आईटी रिटर्न जब भी आप फाइल करेंगे आपको पैन नंबर कोड करना पड़ेगा। आईटी रिटर्न हम कब फाइल करते हैं, जब हमारा इनकम जो है वो एक्सीड कर रहा है रुपीज 2.5 लाख को, मतलब हमारा जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उससे ज्यादा मेरा इनकम है। ये पहला पॉइंट। अगर मैं बिजनेस करता हूं तो मेरा ग्रॉस टर्नओवर मतलब ग्रॉस सेल, ठीक है, ग्रॉस सेल या ग्रॉस टर्नओवर, ये मेरा एक्सीड कर रहा है 5 लाख को, ठीक है। ये मेरा हो गया पहला पॉइंट अगर मैं देखूं तो। हाँ, अच्छा, दूसरा पॉइंट पे मैं आता हूं। दूसरा पॉइंट क्या हम लोगों ने देखा, चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है। चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है। चैरिटेबल ट्रस्ट पैन अपना कोट करेगा, ठीक है, पैन अपना कोट करेगा। कब कोट करेगा, हर ट्रांजैक्शन में कोट करेगा, क्योंकि वो चैरिटेबल ट्रस्ट है। हाँ, अच्छा, ये कोई भी बिजनेस जब हम लोग करते हैं ना तो उसका अलग पैन होता है। हाँ, हमारा पैन ही हम लोग नहीं तो कोट करेंगे, हम लोग वो बिजनेस के नाम पे जो पैन नंबर है वो हम लोग वहाँ पे कोट करना, मतलब वो लिखना, ठीक है। सर, ये जो बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें क्या ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे पैन हाँ, नंबर हाँ, लेना पड़ेगा या सीईओ नहीं का नहीं 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 नहीं, इंडिविजुअल के नाम, हाँ, इंडिविजुअल के नाम पे, पर्सन के नाम पे पैन कौन लेगा, पर्सन के नाम पे। और पर्सन कौन है हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स एक्ट के डेफिनेशन में पर्सन कैन बी इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडीज, ये सारे लोग पर्सन के कैटेगरी में आते हैं। अगर तुम जिस कॉलेज में पढ़ता है उस कॉलेज को भी अपना पैन जनरेट करना पड़ा है, कॉलेज एकदम एग्जैक्टली, ठीक है। यूनिवर्सिटी का अपना पैन नंबर है। हाँ, अच्छा, वहाँ दुकान का पैन नंबर नहीं। अच्छा, एनी रेसिडेंट पर्सन, एनी रेसिडेंट, तो दुकान वगैरह में लगता है। सब में एनी रेसिडेंट पर्सन, नॉट इंडिविजुअल, हाँ, इंडिविजुअल को हटा दो यहाँ से, इंडिविजुअल, ठीक है, नॉट एन इंडिविजुअल, ईयरली, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ईयरली ट्रांजैक्शन एक्सीड्स ₹2,50,000, 2.5 लाख से ज़्यादा तुम कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किया है तो तुम्हें अपना रिटर्न ऑफ इनकम जमा करना पड़ेगा। अब ये बेसिकली किसके लिए किया गया है बोलो तो, नॉर्मली ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए ही किया गया है, ठीक है, क्योंकि खर्चा तो तुम लोग बहुत करता है और बताता है कि इनकम नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। तो अगर कोई भी पर्सन जिसका खर्चा 2.5 लाख से ज़्यादा, खर्चा 2.5 लाख का मतलब क्या हो गया, तुम ज़रूर कमाया था उस साल 2.5 लाख, है ना। अब 2.5 लाख हमारा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर अगर तुम पैसा कमाया तो फिर तुमको रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा, उसमें पैन तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा,
ठीक है ना। पर्सन स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी लोगों को स्पेसिफाई करेगा उसको, जैसे यहाँ पे एक्सपोर्टर हो गया, ठीक है, एक्सपोर्टर हो गया, डिटेक्ट नहीं करता ये, एक्सपोर्टर हो गया, देन इंपोर्टर हो गया, ठीक है, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, अच्छा, एंड एसएसीज अंडर सेंट्रल एक्सरसाइज, सेंट्रल एक्साइज, अच्छा, सेंट्रल एक्साइज मतलब हम लोग कुछ कुछ सामानों में ना हम लोग का एक्साइज ड्यूटी लगता है, फॉर एग्जांपल पेट्रोल वगैरह ये सब में जो है ना एक्साइज ड्यूटी लगता है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ों में हम लोग को अभी भी वैट देना पड़ता है और कुछ कुछ में सेल टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, सेंट्रल सेल टैक्स। तो वो लोगों को जिनके नाम पे ये सारे रजिस्ट्रेशन है उनको पैन नंबर सबमिट करना ही पड़ेगा। अब भी हम लोग सब लोग के पास आधार कार्ड है मोर और लेस, ठीक है। सर शिवम के पास भी है सर, दैट इज अ वेरी सैटिस्फैक्शन, मतलब डाउटफुल थिंग कि नेपाली लोग के पास भी आधार कार्ड है। ये बात बोलिए सच बोल रहे सर, है ऑन रिकॉर्ड। कोई होगा स्टूडेंट, कोई एक होगा इसमें से। अच्छा अच्छा, कोटिंग ऑफ आधार नंबर, ठीक है, आधार नंबर, ठीक है, सेक्शन 139A, ठीक है। तो ये कोटिंग ऑफ आधार नंबर क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि दो तरह के लोग हैं, ठीक है, कैटेगरी ए, ठीक है। पहले हम लोग कैटेगरी ए देखेंगे क्या है कैटेगरी ए में। कैटेगरी ए में बोला जा रहा है कि जो भी पर्सन है, ठीक है, इंडिया में जो रेसिडेंट है उनको अगर आधार नंबर उनके पास है, कब, ऑन और आफ्टर जुलाई 1, 2017, मतलब जब आधार कार्ड का जनरेशन हुआ। आधार तो यूजुअली बहुत दिन पुराना नहीं है, ठीक है, 2014 के टाइम से, लेकिन हाँ वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2000 यहाँ पे 2017 के बाद जिनके पास आधार नंबर अलॉट हुआ उनके लिए कंपलसरी है कि वो अपना पैन नंबर जहां भी कोट करेंगे वहां पे आधार नंबर के साथ वो उसे कोट करेंगे, ठीक है। या फिर और इनकम टैक्स रिटर्न जब भी वो फाइल करेंगे तब वो कंपनी का आधार नंबर, हर सबका आधार नंबर सबका होगा, कंपनी का भी, ठीक है। सो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि एवरी पर्सन, इनकम टैक्स में जब भी पर्सन बोला जाता है ना, पर्सन का मतलब हो गया इंडिविजुअल नहीं, पर्सन का मतलब हो गया सब कुछ, सभी लोग, ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, फर्म है, कंपनी है, सब लोग, ठीक है। सो इफ every person who is eligible to obtain Aadhaar number shall quote Aadhaar number in the application for the allotment of PAN। बहुत टाइम पे क्या होता है कि पैन नंबर नहीं है, आधार नंबर है हमारे पास, पैन नहीं है आधार है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी पैन नंबर का अलॉटमेंट लेटर हम लोग को देना है या एप्लीकेशन देना है ना सरकार को, तो उस टाइम पे वो फॉर्म में हम लोग पैन नंबर आधार नंबर को कोट करेंगे, ठीक है, और इनकम टैक्स रिटर्न में भी हम लोग कोट करेंगे। सो यहाँ पे कैटेगरी ए क्या हो गया, कैटेगरी ए हो गया एलिजिबल पर्सन, ठीक है। एलिजिबल पर्सन कौन, किस टाइप का एलिजिबिलिटी, एलिजिबल पर्सन मतलब जिसे आधार नंबर मिल सकता है, उसका भी तो एलिजिबिलिटी है कि किसे किसे आधार नंबर मिल सकता है, कौन कौन आधार के लिए एप्लीकेशन भर सकता है, तो उनके लिए बोला जा रहा है। तो जो एलिजिबल हैं, एलिजिबल पर्सन ये शैल कोट, ठीक है, शैल कोट आधार,
ठीक है। नंबर 1 ऐप, शॉर्ट में लिखता हूँ, पैन एप्लीकेशन, ठीक है, पैन एप्लीकेशन। नंबर 2 हो गया इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। ये हो गया कैटेगरी ए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कैटेगरी बी में। कैटेगरी बी में यहां पे बोला जा रहा है कि एवरी पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड पैन, मतलब अब पैन जिसके पास नहीं, मतलब पैन जिसके पास है, सॉरी, पैन जिसके पास है, आधार नहीं है, ठीक है। And who is eligible to obtain Aadhaar number shall intimate his Aadhaar number to the prescribed authority in prescribed form on or before date to be notified by the CG, central government. In case of failure to intimate Aadhaar number, the PAN allotted to the person shall be deemed to be invalid and the other provision of the act shall apply. वापस बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या बोला है कि हर वो पर्सन, ठीक है, जिसके पास पैन अलॉटेड है, कब, जुलाई 1, 2017 के पहले, जिसके पास पैन नंबर है, ठीक है, एंड हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर, ठीक है, वो एलिजिबल है कि उसे आधार कार्ड मिल सके, आधार नंबर उसके नाम पे अलॉट हो सके, शैल इंटीमेट हिज आधार नंबर टू द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। जब अथॉरिटी को वो जहां पे पैन नंबर का जरूरत पड़ेगा, जहां आधार नंबर का जरूरत पड़ेगा, वहां उसे आधार नंबर देना पड़ेगा। किस तरह से देगा? अगर आधार नंबर है ही नहीं उसके पास, तो आप आधार को अप्लाई करिए, करके आधार नंबर जनरेट करवाइए और वहां से आप दीजिए। अगर आप नहीं देते हैं तो माना जाएगा आप डिफॉल्टर हैं, ठीक है। Not in defaulter of paying any tax or any money, but in defaulter to follow rules as per the income tax act, ठीक है। In case of failure to intimate Aadhaar number, ठीक है, the PAN allotted to the person shall be deemed to be invalid। मतलब अगर तुम्हारे पास पैन नंबर है, आधार नहीं है, तो तुम पैन नंबर दिया, साथ में आधार नहीं दिया, यही तो होगा सिचुएशन। तुम्हारे पास पैन नंबर है, आधार नहीं है, तो तुम जहां पे जरूरत पड़ा पैन दिया, आधार नहीं दिया, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल आस्क यू टू अप्लाई फॉर आधार नंबर एंड क्या बोलते हैं, एंड इन्फॉर्म अस दी आधार नंबर एंड कोट दी आधार नंबर। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका पैन नंबर जो है ना, वो इनवैलिड बोल दिया जाएगा। आया समझ में? तुम्हारा जो पैन कार्ड है वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो पैन बनाने के लिए आधार सबसे पहले, एग्जैक्टली वही तो यहाँ पे भी कह रहा है, यहाँ पर भी वही कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास पैन नहीं है, पहला कैटेगरी वही तो है, पैन नहीं है, आधार है, तो भैया तुम पैन के लिए आधार नंबर बताओ। उल्टा अगर हो गया तो कि आधार नहीं है, पैन है, तो भैया फिर से बना, तो पैन वापस बनाओ, क्योंकि तुम्हारा पैन इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सो कैटेगरी बी में क्या हो गया, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो पैन और आधार लिंक के बारे में सही बोला। तो यहां पे क्या है कि हैव पैन बट नॉट आधार, ठीक है, आधार नहीं है, सो कोट आधार, कोट आधार in documents to prescribed authority। If not done, that is not सबमिटेड आधार नंबर, ठीक है, तुमने आधार नंबर सबमिट नहीं किया क्योंकि तुम्हारे पास है नहीं, तुमने अप्लाई नहीं किया, ठीक है, पैन विल बिकम इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और भी कुछ केसेस हैं, वो देख लेते हैं कि कुछ केसेस में आधार नंबर देना
ज़रूरी नहीं है। ऐसा क्या क्या सिचुएशन है जहाँ पे आधार नंबर देना हमें ज़रूरी नहीं लगता है? तो किस किस क्या क्या सिचुएशन है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आधार नंबर नॉट कंपल्सरी इन फॉलोइंग केसेस, ठीक है, इन फॉलोइंग सिचुएशंस। पहला है रिसाइडिंग इन, अगर तुम इन सारे जगह पे रहता है, रिसाइडिंग इन असम, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय, ये 3 जगह में अगर तुम रहता है तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं है कि सर तुम्हें नेपाल तो भूल गए। नेपाल नहीं, नेपाल नेपाल कहाँ है? नहीं? नेपाल इंडिया में है। नेपाल इज अ डिफरेंट कंट्री। नेपाल अरे इंडिया में यार, है। सर ये इतना कंफ्यूजन क्रिएट करता है ना सर ये चीज। असम, जम्मू कश्मीर एंड मेघालय, ठीक है, ये 3 जगह हो गया। ये हो गया पहला सिचुएशन, कैटेगरी ए। कैटेगरी बी, इसको ये कहाँ से चला ये वीडियो जानते हो आप तो? नहीं, हम सच में नहीं जानते। खाली सुना जानते हो? अ नॉन रेसिडेंट इंडियन, ठीक है, अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडियन होता है, NRI जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, उसको नहीं ज़रूरत पड़ता है आधार नंबर का, ठीक है। पासपोर्ट लगता है। कैटेगरी सी, तुझे फ्यूचर में फोन कर दूँ। अ पर्सन फ्यूचर में फोन कर दूँ। स्लैश इंडिविजुअल, ठीक है, अगर जो कोई इंडिविजुअल जो है वो इज ओवर 80 ईयर्स ऑफ एज, अगर 80 ईयर्स ऑफ एज का कोई है तो उसे ज़रूरत नहीं है, जिसे हम लोग सुपर सीनियर सिटीज़न कहते हैं, सुपर सीनियर सिटीज़न। तो इनका ज़रूरत नहीं है पैन कार्ड, ये सॉरी आधार नंबर देने का, ठीक है। डी, नॉट अ सिटीज़न, जो लोग सिटीज़न नहीं हैं कंट्री के, उनको भी ज़रूरत नहीं है। कोई अमेरिकन है, वो अगर इंडिया में आया है, उसको हम लोग अगर बोले आधार नंबर आप बना के दीजिए, तो वो क्या आधार के लाइन में खड़ा होगा? उसको पता ही नहीं है कहाँ पे ऑफिस है ना। तो ये सारे सिचुएशन में ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी।